चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल बाबू हम लोग कौन कौन से हार्मोन्स के विषय में पढ़ चुके थे? तो HCG, HCS, HPL और कौन कौन सा? रिलैक्सिन, कॉर्टिसोल, ये सब के विषय में थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, घबराइएगा मत, इसका नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसका नोट्स भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलो देखते हैं। तो HCG, HCS, HPL का कंडीशन बता चुके थे, रिलैक्सिन हार्मोन का, कॉर्टिसोल का कंडीशन बता चुके थे। ये सारा हार्मोन कहां से स्रावित होता था? प्लासेंटा से। प्रियंका मोबाइल का माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्रिया कुमारी, वैभवी पांडे, गुड मॉर्निंग बाबू। बुद्ध प्रकाश, गुड मॉर्निंग। अंजलि भारती, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, अशोक सिन्हा, गुड मॉर्निंग बाबू। निक्की पांडे, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इतना हार्मोन्स के विषय में बता चुके थे। बिल्कुल रिलैक्सिन हार्मोन जैसे रिलैक्स करता है वैसे ही रिलैक्स मोड में होकर पढ़ना है, घबराना चिंता करना नहीं है। अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं आता है। बायोमेंटस में पढ़ने वाले बच्चे सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं रहते हैं। ठीक है, सिलेबस को वेल मेंटेन तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे जैसे भी हो। इसको लेकर हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ था, नहीं तो अभी एनर्जी बहुत है। ठीक है, आगे देखो। और हम सोचते हैं कि एनर्जी का लेवल आप लोग में भी भभुआ के सारे स्टूडेंट से आई हो। ठीक है, भभुआ के में मौजूद सभी स्टूडेंट से आप लोग का एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चाहे जैसे भी हाई करो, ठीक है, वो हाई करना होगा आप ही लोग को। अब इसमें से कुछ हार्मोन्स का हम कंडीशन पार्चुरेशन प्रसव में बताने वाले हैं। प्रसव में क्या क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का कंडीशन प्रसव में कैसे कैसे होता है। ठीक है, आज का टॉपिक बाबू क्या होगा? प्रसव। क्या होगा? प्रसव। प्रसव। आगे देखो, प्रसव को क्या बोलते हैं? पार्चुरीशन। पार्चुरीशन। ठीक है, प्रसव क्या बोलते हैं? पार्चुरीशन। प्रसव क्या है? जल्दी से डिफाइन करिए, प्रसव क्या है? जल्दी से बताइए, प्रसव क्या है? जल्दी से कमेंट करिए बाबू, प्रसव क्या है? जल्दी से बताओ। चलिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, जल्दी से ऐसा कमेंट करना चाहिए आप लोग को ना। चलो हम ही इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। प्रसव एक जटिल तंत्रिका, जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी। अंतःस्रावी बहुत महत्वपूर्ण है डिफिनीशन। अंतः प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। क्या है? क्रिया है, या इसको हम प्रक्रिया लिख देते हैं, प्रक्रिया है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे? यहां से यहां तक जो टर्म है इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे बाबू? अंग्रेजी भी सीख लो इसका। क्या बोलेंगे? जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो, कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। न्यूरो, न्यूरो मतलब तंत्रिका। उसके बाद इंडोक्राइन। क्या बोलोगे? इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब प्रक्रिया। मैकेनिज्म का मतलब प्रक्रिया है। क्या? कोई पूछ देगा कि प्रसव क्या है, तो प्रसव मां के शरीर में चलने वाली, प्रसव मां के शरीर में चलने वाली एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है। जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है,
जिसके द्वारा शिशु का जन्म होता है, जिसके द्वारा शिशु की जन्म होती है, शिशु की जन्म होती है। किसी को इस परिभाषा में कोई भी चीज ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, जटिल का मतलब तो सब लोग जानते हो, जटिल चीज एक साधारण चीज होता है, एक सामान्य चीज होता है, दूसरा होता है जटिल। क्योंकि जैसे कि सामान्य चीज पढ़ने में हम लोग को काफी आसानी होती है, जैसे कि हम बोले कि इलिफेंट, तुम लोग तुरंत जान जाओगे इलिफेंट मतलब हाथी। एक जगह हम बोल रहे हैं क्या, ओपोसम, अब बच्चे के दिमाग में चल रहा है बाप रे बाप ये ओपोसम क्या है। तो मैंने कल इसको बताया था कि चूहे जैसा एक जानवर होता है, अमेरिका में पाया जाता है, चूहे की जैसी इसकी शरीर होती है, उसको ओपोसम बोलते हैं। तो जो चीज को हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो चीज सामान्य है, वो चीज सरल है, तो सरल को हम लोग सामान्य बोलते हैं, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तंत्रिका कोशिका आप लोग जानते ही हो, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, जिसके द्वारा हम लोग को क्या मिलता है, संवेदनाएं प्राप्त होता है। दो चीज, अंतःस्रावी, हमारे शरीर में जो हार्मोन है, जो ग्रंथियां हैं, एक बाह्यस्रावी है, जैसे पसीना शरीर के बाहर निकलता है, कुछ होता है अंतःस्रावी जो कि शरीर के अंदर ही रह जाता है, उसको अंतःस्रावी, कुछ बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी। ठीक है। प्रक्रिया, ठीक है, तो ये प्रक्रिया हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हमारे शरीर में ही स्रावित हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हमारे शरीर में ही स्रावित हो रहा है, HPL भी हमारे शरीर में ही स्रावित हो रहा है, HCG भी हमारे शरीर में ही स्रावित हो रहा है। जितने भी हार्मोन है सब तो अंदर में ही स्रावित हो रहे हैं, तो कैसे बाह्य बोल सकते हैं। सब हार्मोन जब अंदर में ही स्रावित हो रहा है तो बाह्य स्रावी प्रक्रिया हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना। जब सारा हार्मोन अंदर में स्रावित हो रहा है तो अंतः स्रावी प्रक्रिया ही बोला जाएगा। ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन, तो हार्मोन्स का नाम HCG, फुल फॉर्म कल का लिखवा दिए हैं, HPL और HCS, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन भाई अंदर में स्रावित हो रहे हैं। उसके बाद कॉर्टिसोल, क्या, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, जिसको नहीं पढ़ने आएगा बाबू हिंदी में लिख दे रहे हैं रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन कहां पर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आप लोग जानते हैं, सारे हार्मोन अंदर में स्रावित हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी प्रक्रिया है। किसी को दिक्कत नहीं, जिसके द्वारा मां के शरीर से या मां शिशु को जन्म देती है, जिसके द्वारा शिशु का जन्म होता है। ठीक है। इतना को कॉपी पर नोट करना हो तो नोट कर लो, अभी तो जब देंगे इसका डॉक्यूमेंट तो उससे फेयर कर लेना, लेकिन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको फेयर करिए। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगी कब। ठीक है। ध्यान से देखो, जो भी पढ़ाया जा रहा है बाबू उसको तुरंत कॉपी पर नोट करिए। ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बहुत सफिशियंट है, बहुत काफी है, उतना उतना पढ़ जाओ तब तो बल्ले बल्ले। ठीक है। आगे देखो, एक कंडीशन समझ में आ रहा है इतना। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग को समझना है कि भाई हमारे शरीर को पता कैसे चलता है, एक महिला के शरीर को कैसे पता चलता है कि नहीं अप्रसव, अप्रसव का समय आ गया है। आखिर ये बताएगा कौन कि नहीं अब प्रसव हो ही जाना चाहिए, इस प्रसव को अब कौन बताएगा। जिसके मान लो भ्रूण का विकास जितना होना था हो गया। जैसे कि एक चीज तुम लोग देखते हो ना कि कंडीशन ऐसा होता है कि क्लास में जब घड़ी लग गई होती है, अब लड़का जब रिस्ट वॉच में देखता है तो अपने कलाई पर जब बना हुआ घड़ी में देखता है कि समय हो गया है, भगवान का एक नियम है क्या, मतलब कि सवा सवा तो लोग बोलते हैं लेकिन साढ़े साढ़े पर पहुंचते हैं। ठीक है। ऐसा कंडीशन मतलब नियम नहीं है, इसको या तो स्टूडेंट की गलती कहो या तो टीचर की गलती, स्टूडेंट की गलती इसमें नहीं है, टीचर जो भी चाहेगा वही कराएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो वैसे जो भी कंडीशन होते हैं तो उस टाइम पर बच्चा जैसे ही 15 हुआ बहुत बेचैन टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन हमारे मादाओं के शरीर में भी होता है, वैसा ही कंडीशन महिलाओं के शरीर में भी होता है। महिला जैसे ही, महिला के अंदर में पल रहा भ्रूण जैसे ही डेवलप्ड हो जाता है, भ्रूण जैसे ही विकसित हो जाता है, गर्भकाल जैसे ही पूर्ण होते हैं, गेस्टेशन पीरियड जैसे ही पूर्ण होता है, जिसको भ्रूणीय काल भी हम बोलते हैं। ठीक है।
तो भ्रूणीय काल या गर्भकाल जैसे ही पूर्ण होता है, उस कंडीशन में, उस अवस्था में प्रसव के लिए संकेत मिलने लगते हैं। तो वो संकेत देने का काम कौन करता है बताइए? प्रसव के लिए संकेत, हमारा प्रश्न आपसे है कि प्रसव के लिए संकेत कौन देता है? प्रसव का संकेत कौन देता है? प्रसव का संकेत संकेत कौन देता है भाई? जल्दी से इसका आंसर करिए। प्रसव के लिए संकेत कौन देता है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रसव के लिए संकेत देने का काम कौन करता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि आखिर प्रसव का संकेत कौन देना कि अब प्रसव होना चाहिए। 9 महीने का हो गया है जो बेबी, उसको अब मां के शरीर से बाहर निकलना चाहिए, इसके लिए संकेत देने का काम कौन करता है? जल्दी से आंसर करिए इसका। अच्छा, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, हाँ हाँ बता दे रहे हैं, बता, इसी में बता देंगे, इसी में बता देंगे, इसी में बता देंगे। कल बता दिए थे, हालांकि इसी में बता देंगे, ठीक है। प्रियंका कुमारी उसमें भरा लिक्विड। और लोग बेटा, और लोग, सारे लोग देखो, कमेंट तो हमको सारे बच्चे से चाहिए, क्योंकि यहां पर रहना है तो एज अ लाइव बना रहो, ठीक है। हमको लगे कि तुम अभी हो, ठीक है, ऐसा ना लगे कि तुम मोबाइल कनेक्ट करके कहीं और घूमने चले गए हो। जल्दी से कमेंट करिए, सारे लोग कमेंट करिए। देखते हैं कितने कितने लोग खाक पीकर बैठे हुए हैं, कितने लोग सजग हो पढ़ाई को लेकर। कितने? मोनिका पटेल, अपना बंद करो कैमरा। कितने लोग सजग हो? जल्दी से कमेंट करो। तुम लोग का कमेंट नहीं आ रहा है बाबू। चलो, हमको पता है ये बात थोड़ा सा टफ भी मैंने पूछ दिया है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है जो चीज आए तो बढ़िया, न भी आए तो भी बढ़िया, क्योंकि नहीं आता है वहीं से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जो चीज हम लोग को नहीं आता है वही चीज हम लोग से बार बार पूछा जाता है, तो हम लोग में एक लगन उत्पन्न होती है कि हम लोग उस चीज को जाकर देखें। और उस चीज को जो कि बार बार हमारे सामने आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, बार बार कोई चीज वही पूछ दे रहा है। जैसे कि मान लो बचपन में हम लोग जब 1-2 क्लास में थे, कोई पूछ देता था कि 19 का पहाड़ा बोलो। 19 का पहाड़ा जब नहीं आता था तो बड़ा छोटे छोटे कंडीशन में कुछ लोग तो रिलेशन जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तेज तेज बच्चों के सामने, तेज तेज अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उसके सामने जाना पसंद नहीं करते हैं, अरे बाप रे, जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। लेकिन पूछने वाला व्यक्ति आपके लिए इसलिए बेहतर है ताकि उसी की वजह से आप 19 का पहाड़ा याद कर गए हो, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने डालना इसलिए जरूरी था कि प्रसव के लिए संकेत कौन देता है? ये बताओ, क्लास की छुट्टी कराने के लिए, क्लास के बैच को छोड़ने के लिए हमको संकेत कौन देता है? कौन बताता है सर अब टाइम हो गया है? तो जिसको क्लास से बाहर जाना है, जिसको क्लास से बाहर जाना है वही ना संकेत देता है जी। और स्टूडेंट ही ना बोलते हैं कि सर टाइम हो गया है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे ही मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण कौन संकेत देता है? मां के, ये पहला संकेत देता है कौन? मां के गर्भ में पल रहा, मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण, मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण। जब मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण, जब मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित हो जाता है, हो जाता है। ध्यान से देखो, जब मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो वह प्रसव का संकेत देता है। तो वह प्रसव का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? प्रसव का संकेत देता है, प्रसव का संकेत देता है। इतना बात सबको क्लियर है? मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण जब पूर्ण विकसित हो जाता है, मतलब 270 से 290 दिन का हो जाता है, तब वह मां के गर्भ से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन में सारे लोग बेचैन हैं कि भैया भैया कब लॉकडाउन खुल जाए कि हम अपने घर से बाहर हो जाए।
और कुछ लोग का तो अभी भी मन नहीं लगता। हम देखते हैं कि बस स्टैंड में ठेले पर गुपचुप खाने या जो भी गोलगप्पे बोलते हो खाने पहुंच ही जाता है लोग, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है कि कोई मान जाए या न माने, लड़की सब तो पक्का पहुंच जाएगी खाने के लिए, कि कुछ भी छूट जाए गोलगप्पे नहीं छूटने चाहिए उसके, ठीक है। और खा कर आती है तो मुंह बनाते ही उधर से ही आती है कि अरे यार बड़ा तीखा था तो बड़ा खट्टा था, ठीक है। वो सब थोड़ा सा ऐसा भी होता है। लड़का सब तो खाएगा भी, तो ये सब का कोई बात नहीं, हम भी लड़का है इसलिए लड़कों का बुराई करना उचित नहीं, ठीक। बुराई लड़कियों का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लड़की लोग ही गोलगप्पे वाले ठेले पर दिखती हैं, ठीक है। आगे देखो, तो मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए संकेत देने का काम करता है, बाहर निकलने के लिए संकेत देने का काम करता है। एक चीज और है जो कि संकेत देता है, एक चीज और संकेत देता है, उसका नाम क्या है, ये तो पहला है ना बाबू, ये तो पहला है। प्रसव का संकेत देने वाला पहला कौन है, मां के गर्भ में पल रहा पूर्ण विकसित भ्रूण। कौन, जब मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो पहला नंबर तो संकेत देता है। दूसरा संकेत कौन देगा जी, दूसरा संकेत कौन देगा, सेकेंड नंबर अपरा। कौन, अपरा। कौन देगा, अपरा। पहला संकेत देता है मां के गर्भ में पल रहा पूर्ण विकसित भ्रूण, पूर्ण विकसित भ्रूण या भ्रूण पूर्ण विकसित जब हो गया वो, या दूसरा नंबर अपरा। अपरा का मतलब प्लासेंटा, प्लासेंटा। दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जा रहे हैं, और स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। चलिए हो गया, चलो अब इसमें से देखो बाबू, इतना के बाद, इतना चीज तो आप लोग को पता हो गया, इतना के बाद हम जो बताने वाले हैं उस पर भी गौर करिएगा। दो चीज आप लोग को पता हो गया, लेकिन अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसको जानना काफी जरूरी है कि कैसे कैसे शिशु मां के शरीर से बाहर आता है, शिशु मां के शरीर से बाहर कैसे कैसे आता है, उस चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमको उसको जानना ही चाहिए कि शिशु मां के गर्भ से कैसे कैसे बाहर आता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं, सारे बच्चों को ये बात जाननी चाहिए, ठीक है। और ग्लास वगैरह का पानी लेकर बैठा करिए, ठीक है। ग्लास वगैरह का पानी एक एक घूंट पीते रहो, दिमाग फ्रेश रहेगा, ठीक है। और इसी में पढ़ते आप तो घर पे बैठ के पढ़ना है, आप क्या टेंशन। उस समय तो मान लो दोपहर में क्लास भी आना पड़ता, लेकिन अब तो घर पे बैठ के पढ़ना है। तुम लोग का हम कंडीशन देखते हैं, एक तरफ से टीवी भी खोल लेते हो, दूसरी तरफ मोबाइल खोल लेते हो, दोनों चल रहा है। लेकिन एक बार में एक ही चीज करो तो बेहतर है, ठीक है। बता रहे हैं कोर्टिसोल बता रहे हैं, रुको घबराओ नहीं, हमको याद है तुम्हारी बातें, हमको याद है। सुन लो जी, उनका एक प्रश्न था कल, शायद हम पढ़ा दिए थे या नहीं पढ़ाए थे, बताने को तो बता ही दिए थे। कोर्टिसोल कल का क्लास किए थे बाबू, देखो कोर्टिसोल क्या है, दिमाग सब लोग लगाइएगा, कोर्टिसोल क्या है। हम बताए थे कि जब गर्भ में शिशु पल रहा था, भ्रूण पल रहा था, तो उसके शरीर में जितना भी आवश्यक पदार्थ की जरूरत पड़ती थी, जितना भी आवश्यक पदार्थ की जरूरत पड़ती थी, उस पदार्थ को मेंटेन कराने वाला या उस पदार्थ को प्रदान कराने वाला जो रसायन था, उसका नाम क्या था, कोर्टिसोल। पहला, जिसको साइड में लिखना हो लिख लो कि कोर्टिसोल क्या था, तो कोर्टिसोल पहला नंबर तो यह भ्रूण में, यह भ्रूण में मौजूद रक्त में ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज नोट में करके बाबू कहीं इसको लिख लीजिएगा, ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है।
पहला पॉइंट क्लियर हो गया बाबू। आजाद पैनर जो भी बच्चा था, क्या नाम था? आजाद पैनर। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया? यह भ्रूण में मौजूद रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन? कोर्टिसोल। क्लियर है ना? चलो दूसरा पॉइंट देखो, यह खनिज लवण, यह खनिज लवण, खनिज लवण, विटामिन, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि की भी आपूर्ति करता है, भी आपूर्ति करता है, आपूर्ति करता है। क्लियर है? तो जब ये सारे चीज, प्रोटीन मिलेगा हमारे शरीर को, विकास, भ्रूण के शरीर को विकसित होने के लिए जरूरी क्या है? कि प्रोटीन मिले उसको। क्या जरूरी है? कि उसको प्रोटीन मिले। जब प्रोटीन मिलेगा तो भ्रूण का विकास जल्दी जल्दी होगा। ग्लूकोज मिलेगा तो भ्रूण के कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी तो भ्रूण ज्यादा सक्रिय रहेगा, और ज्यादा सक्रिय रहेगा तो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, अपने सारी कार्यों को कर पाएगा। तो ग्लूकोज भी जरूरी था, खनिज लवण भी जरूरी था, एक खनिज लवण भी जरूरी था, एक खनिज लवण, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। ये क्या है? खनिज लवण भी जरूरी था, विटामिन भी जरूरी था, प्रोटीन भी जरूरी था। सब कुछ जब मिलने लगेगा तो भ्रूण का विकास ऑटोमेटिकली तेज होगा। तो आखिर भ्रूण के विकास के लिए कोर्टिसोल जरूरी है कि नहीं है? इसी बात को मैंने कल भी बताया था। ठीक है, आजाद पैनर या जो भी बच्चे को ये समझ में आया था, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, चलो मिटा दूं? समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया हो तो ओके बोलिए। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो। हम यहां पर क्यों हैं बाबू? आप ही लोग बताइए। हम यहां पर आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग ये सोचते जरूर हैं कि जब वो टॉपिक आए, क्योंकि हम लोग दूसरे साइड चलते रहते हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसी करते हैं। आपका ये टॉपिक हालांकि शायद छूटा था कि नहीं छूटा था, हमको उतना याद नहीं रहा, लेकिन अभी ये पार्थुरीशन वाले कंडीशन में भी, प्रसव वाले कंडीशन में भी क्या इसकी बात होनी थी, इसलिए हम इसको यहीं पर बताना चाहते थे। ठीक है, आगे देखो। अब मां के गर्भ से शिशु संकेत देने लगा है, शिशु को बाहर निकालना है। तो शिशु को बाहर निकालना है तो देखो, पहला नंबर एक लेयर है क्या? ये वाला मान लो लेयर जो है, ये है मां का गर्भाशयी दीवार। क्या है? मां का गर्भाशयी दीवार, जिसमें कि ऐसे ऐसे करके सब बिलाई निकली हुई है। ठीक है, बिलाई का मतलब समझते हो ना? बिलाई का मतलब सब लोग समझते हो ना? अंगुली नुमा प्रवर्ध। बिलाई का मतलब क्या? अंगुली नुमा प्रवर्ध। यहां पर देखो अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला हुआ है ऐसे। ये मां के गर्भाशयी दीवार, मां का ये क्या है? गर्भाशयी दीवार है, गर्भाशयी दीवार, जिसमें 3 स्तर होता है, बहुत बार बता चुके हैं, गर्भाशयी दीवार। और गर्भाशयी दीवार के बाद क्या होता है बाबू? इसके बाद होता है प्लासेंटा। इसके बाद क्या होता है? ये वाला जो स्तर है क्या है? प्लासेंटा का स्तर है। उस दिन का फिगर में हम बता दिए, ये प्लासेंटा का स्तर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा। प्लासेंटा को क्या बोलते हैं? अपरा। 2 स्तर हो गया। एक ब्लू वाला क्या है? ये ब्लू वाला स्तर क्या है? प्लासेंटा का है। और ये वाला स्तर किसका है? ब्लैक वाला स्तर किसका है? गर्भाशयी दीवार का है। 2 चीज समझ में आ गया। और इसके बाद का स्तर क्या होता है? इसमें से ऐसी नसें निकली हुई होती हैं, नस या धागा की तरह संरचना बोल लो, एक को एक ऐसे, ठीक है, देखो यही नाभि रज्जु है जो कि शिशु जन्म लेता है तो उसको कैंची से काटते हैं। और दूसरा हम रेड से बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक धमनी है और दूसरा क्या है? सीरा है। एक धमनी है, दूसरा क्या है? सीरा है। और नली के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक नली के रूप में होता है। एक नली के रूप में होता है, हल्का सा हरा रंग जैसा भी दिखता है। ठीक है, यही क्या है? ये वाला भाग नाभि रज्जु है। क्या है? नाभि रज्जु, नाभि रज्जु। ठीक है, सबका अंग्रेजी में नाम जान जाओ।
नाभि रज्जु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड। क्लियर है बाबू? इसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। और इसको तो तुम लोग जानते ही हो, क्या? यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल। ध्यान से देखो, इतना अपने पर भरोसा करके चलना कि हिंदी मीडियम वाला अगर बच्चा चाह जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों से भी ज्यादा नंबर लाया, मैंने उसको देखा है। दीपक मेरे क्लास का बच्चा था जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दांत खट्टा कर देता था। नाम था दीपक और 97 नंबर बायोलॉजी में लेकर आया था। तो वैसे ही अपने आप को इंग्लिश मीडियम से 1 इंच कम मत समझना। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, नीट का एग्जाम दोनों मीडियम के लिए आता है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमको आगे की पढ़ाई करना है तो हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों जानेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला केवल इंग्लिश ही जानेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। इसलिए आप लोग अपने को बेहतर मानकर चलना। ये नहीं कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं। अरे तुमने ही, तुम्हारे ही ग्रुप का बच्चा, तुम्हारे ही बैच का बच्चा, तुम्हारे बैच हम ना बोले, तुम्हारे ही मीडियम का बच्चा क्या किया था? 97 नंबर लेकर आया था। 97 नंबर वही लेकर आया था। तो अपने आप को हमेशा फोकस करना है, हम इंग्लिश हिंदी दोनों जानेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सामर्थ्य है, तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो। देखो, ये मान लो बाबू क्या है? भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। और ये जो भ्रूण है, ठीक है, और इस भ्रूण से ये नाभि रज्जु वाला भाग, ये नाभि रज्जु वाला भाग, ठीक है, जुड़ा हुआ है। यहां पर सबको समझ में आ रहा है। और एक ग्रीन वाला ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ध्यान समझना। अब ये जो भ्रूण है, भ्रूण, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? भ्रूण। मान लो ये भ्रूण विकसित हो गया तो इसके हाथ पांव सब बन जाएंगे ना। भ्रूण जिस दिन विकसित हो जाएगा तो उसके हाथ पांव सब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? हाथ पांव सब बन जाएंगे। और हाथ पांव बन जाने के बाद यहीं पर तुम लोग को एक ऐसा संरचना बताए थे पहले वाला दिन कि यहां पर एक ऐसा करके संरचना होता है जिसके अंदर उल्ब तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। और ये बाहर की ओर से क्या घिरा हुआ होता है, एक और लेयर रहता है ऐसे करके, ठीक है। ये वाला लेयर ऐसे करके रहता है, ये ऐसे, ठीक है। वहां पर संरचना हम समझा दिए थे। बाहरी बाहरी झिल्ली जो थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोरियोन। क्या बोलते थे? कोरियोन। और इसके अंदर वाले झिल्ली क्या बोलते थे? एमनियोन। क्या बोलते थे? एमनियोन। एमनियोन, कोरियोन। अब ध्यान समझना, गाय भैंस जब भी किसी भी बच्चे को जन्म देती है, चाहे बछड़ा या जो भी काल्प होते हैं, उनको जैसे ही जन्म देती है तो जन्म देने के बाद गांव वाला कहता है कि झाल गिरा दी या झाल नहीं गिरा, ऐसा कुछ टर्म बोलता है। दिमाग में मैं जो बता रहा हूं उसको फोकस करिएगा। बाहर वाला जो झिल्ली है उसी को लोग झाल बोलते हैं। बाहर वाली जो झिल्ली है उसी को लोग झाल बोलता है। इसी में तरल पदार्थ होता है, इसमें तरल पदार्थ मौजूद होता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलता है? उल्ब तरल। क्या बोलता है? उल्ब तरल। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। और हिंदी में उल्ब तरल बोलते हैं। क्या? उ आधा ल ब, उल्ब तरल, उसी को बोला जाता है। इतना क्लियर है? तो जैसे ही गाय वगैरह जन्म देती है तो जन्म देने के बाद यही वाला भाग रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, फट कर शिशु बाहर आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में या कोई भी जीव में ये मां के गर्भ से बाहर आने के लिए, तो अगर ये धागा जो बंधा हुआ है मां के गर्भ को जब बाहर लेकर चला आएगा तो इसको तोड़ना जरूरी है ना। इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको यहां से तोड़ा जाए कि यहां से तोड़ा जाए, कौन तोड़ेगा? कि शिशु मां के गर्भ से बाहर आएगा, तोड़ेगा कौन? सबको क्लियर हो रहा है? अगर बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से लिख कर भेजो सब लोग। अगर बात सबको समझ में आ रही है तो जल्दी से लिख कर भेजो बाबू। हमको ये चाहिए कि सब लोग को बात समझ में आ रही हो, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा है आदमी तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप लोग को समझ में आए। वेरी गुड।
चलो चलो ठीक है, आप लोग देखो वहां से अगर हाँ बोलोगे तो बिन खाए भी इतना जोश मिलता है, बिना खाए भी इतना जोश मिलता है कि बिना खाए भी आदमी दिन भर बोलने की हौसला रख लेता है। लेकिन अगर वहां से आप लोग को समझ में, मैं सारा चीज पढ़ाऊं, आप लोग को समझ में ना आए तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोग को एक एक बिंदु समझ में आना चाहिए, हंसते बोलते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग। चलो, अब हमको ये जानना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मां को शिशु से अलग करा देता है। तो अलग कराते समय जो प्लासेंटा वाला भाग है बाबू, जो अपरा वाला भाग है, अपरा वाला भाग भूल जाता है। ये वाला भाग क्या हो जाता है, भूल जाता है। ये वाला भाग बीच से क्या हो गया, भूल गया। देखो ये वाला भाग यहां से मिट गया, तो इसको मिटाने के लिए कोई ना कोई रसायन जरूरी होगा ना, इसको गला पचा देने के लिए कोई ना कोई रसायन जरूरी होगा ना। क्या नहीं मिलेगा तो गल पच जाएगा। देखो बड़ा यहां पर ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि किसके बिना प्लासेंटा जिंदा नहीं रह सकता है। प्लासेंटा को एक चीज से जबरदस्त प्यार होता है, ऐसे समझना कि दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक अगर नहीं रहा तो दूसरा भी मर जाएगा। तो उसके लिए दोनों के बीच के जो बॉन्डिंग है या प्यार है, उस प्यार, वो प्यार किसके किसके बीच है, ध्यान समझना, सारे लोग समझिएगा। प्लासेंटा, ये वाला जो अपरा वाला भाग है, इसको हमेशा क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्लासेंटा को हमेशा क्या चाहिए, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दिमाग एकदम खोलकर शांति समझिएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक मिलता रहेगा तब तक प्लासेंटा रहेगा यहां पर, तब तक प्लासेंटा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक प्यार बल्ले बल्ले, तब तक कोई कुछ नहीं, मियां बीबी राजी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लासेंटा को मिल रहा है तब तक कोई इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, प्लासेंटा यहां पर बना रहेगा। लेकिन लास्ट में होता ऐसा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव बंद, जैसे कि मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया हो, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद ये प्लासेंटा उदास, खाना पीना नहीं खा रहा तो मरेगा नहीं। अगर कोई मान लो कोई बेवफा ही निकल गया और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको मिल ही नहीं रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले ही अपना सेक्रेशन बंद कर दिया, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बंद हुआ तो प्लासेंटा इसके प्यार में पागल है, खाना पीना खाना छोड़ दिया कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, प्यार ही नहीं तो दुनिया में कौन है। बात समझ में आ रही है सबको। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद तो प्लासेंटा भी डिजोल्व हो जाएगा, घुल मिल जाएगा बाबू, ये घुल जाएगा यहां पर। ये बताओ, अब दिख रहा है कि ये दोनों अलग हो गए, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। किसी को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बात। अरे बाहर दीवान अरबाज खान, ठीक है ठीक है। चलो देखो, चलिए चलिए ठीक है, समझने पर फोकस करना है, समझने पर फोकस करना है। जैसे भी समझ में आओ समझो, ठीक है, समझ में आना जरूरी है, समझ में ना आए तब दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो जैसे समझ में आ जाए, घोड़ा को बकरा करके, बकरा को घोड़ा करके, जैसे तुमको समझ में आए बस दिमाग के ढक्कन में अंदर चल जाना चाहिए, उसके बाद ढक्कन बंद करना है। इतना बात समझ में आ गया। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, माइक को बंद कर लीजिए, कोई माइक नहीं खोले। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही अपना स्राव को बंद करवा देता है, वैसे ही प्लासेंटा घुल जाता है। और घुल जाता है तो ये वाला भाग मां के गर्भाशयी दीवार से अलग हो गया, मां का गर्भाशयी दीवार अलग हो गया, इसका भाग अलग हो गया। जैसे कि देखो, मान लो ये वाला जो ब्लैक पूरा मार्कर है, मार्कर के आगे में रेड है, ठीक है, ब्लैक के बाद रेड है, ये वाला भाग जैसे ही अलग हो गया तो अलग वाला भाग को अलग फेंक दो। इसको ऐसे दोनों को हम जहां ले जाते थे वहीं जाता था। मान लो बाएं तरफ कर रहे हैं या दाएं तरफ कर रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहा है, लेकिन अलग हो जाने के बाद एक बाएं तरफ दूसरा दाएं तरफ, वैसे ही यहां पर अब ये
नाभि रज्जु और शिशु दोनों बाहर की ओर निकलने लगते हैं। अब मां से कोई जुड़ाव नहीं रह जाता है, अब ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। किसी को दिक्कत? शिशु बाहर की तरफ निकलने लगता है। पानी दीजिएगा तुम। चलो इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटा दो इसको, अब इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। और देखो तुम लोग को यही बता रहे थे हम, थोड़ा सा यहां पर समझ ही लो। यही वाला भाग, यही नाभि रज्जु वाला भाग को कैंची से लोग क्या करता है, इसी नाभि रज्जु वाला भाग को कैंची से काट देता है, इसी को कैंची से काटता है, इसी को कैंची से काट देता है। इसको जैसे ही कैंची से काट देगा तो बहुत लोग तो मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि अब बच्चा को कितना दर्द होता होगा कि इसको कैंची से काट दे रहा। अरे खाक दर्द, कुछ भी दर्द ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिका होता ही नहीं है। जब तंत्रिका कोशिका है ही नहीं तो दर्द कैसा? नाखून को काटते हो दर्द होता है, बाल को काटते हो दर्द होता है, वैसे इसको भी काट दोगे दर्द होगा? नहीं होगा। इसको काटने पर कोई दर्द नहीं होता है, इसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। क्लियर है? और यही सब मवेशियों की अगर बात करें तो मवेशियों में यही सब जो झाल बाहर निकलते हैं उसी के तौर पर होता है। मादाओं में भी ऐसे कंडीशन बाहर निकलते हैं। इसी में जो भी मल मूत्र वगैरह वगैरह जो भी प्रेजेंट होता है इस भ्रूण का, इसी में मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन उल्ब तरल पदार्थ के कारण ही इस भ्रूण में किसी प्रकार के संक्रमण नहीं होते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली बात जो भी था, पहला दिन के वीडियो में मैंने बता दिया था। नहीं ब्लड नहीं आएगा, घबराइए नहीं, ब्लड नहीं आता है, ठीक है, ब्लड नहीं आता है प्रियंका जी, ब्लड नहीं आता है बाबू। चलो सभी एनिमल्स में नहीं होता है बाबू, सभी एनिमल्स में प्लासेंटा नहीं होता है। कंगारू वगैरह को देखिए उसमें प्लासेंटा नहीं होता है। ऑप्शन को सुन ली है नाम, उसमें प्लासेंटा नहीं होता। सारे एनिमल्स में प्लासेंटा नहीं होता। सारे स्तनधारियों में प्लासेंटा नहीं होता है, याद रखिएगा, सारे स्तनधारियों में प्लासेंटा नहीं होता है। मनुष्य में प्लासेंटा होता है। जिसमें प्लासेंटा होता है उसको ध्यान से समझ लो, जिसमें प्लासेंटा होता है, एक होता है यूथेरियन, यूथेरियन, ये सारे टॉपिक को हमको यहां पर जिक्र नहीं करना था। दूसरा होता है प्रोटोथेरियन, प्रोटोथेरियन, और तीसरा होता है मेटाथेरियन, मेटाथेरियन, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है यूथेरियन वाला प्लासेंटा होता है इसमें, ठीक है, बाकी में प्लासेंटा नहीं होता है। सारे मैमल, सारे स्तनधारी हैं, मनुष्य में प्लासेंटा होता है, बाकी अदर जीवों में जो कि यूथेरियन से बाहर है उनमें प्लासेंटा नहीं होता है। सबको फिक्स है ना? सबको बात समझ में आ गई ना? सारे स्तनधारी होंगे लेकिन सभी में प्लासेंटा नहीं होगा, सभी स्तनधारियों में प्लासेंटा नहीं होगा। इसको हम एक दिन इसके विषय में बात भी कर देंगे कि यूथेरियन क्या होता है, प्रोटोथेरियन क्या होता है और मेटाथेरियन क्या होता है। क्लियर है? हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक है, इस पर बात करेंगे, आप लोग याद दिला दीजिएगा बस। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैंने बताया कि यूथेरियन, प्रोटोथेरियन और मेटाथेरियन तीन प्रकार के स्तनधारी होते हैं। और स्तनधारी तीन प्रकार के होते हैं जिसमें केवल एक में प्लासेंटा होता है, बाकी में प्लासेंटा नहीं होता है। कब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है,
इसके विषय में हम आगे जाते जाते बात को बताकर तभी इस चैप्टर को, चाहे एक दो दिन भले ही आगे ज्यादा क्लास लेना पड़े, बताकर, क्योंकि अभी आप लोग को हमको किन्नर पढ़ाना है। किन्नर क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ाना है कि किस लोग को गांव वाले लोग मौगा बोलते हैं, या उनको कैसे गे वगैरह का कंडीशन कैसे बोला जाता है, कौन लोग नपुंसक हो जाते हैं, ट्विंस जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं, सारे टॉपिक को भी हमको पढ़ाना बाकी है। ठीक है, हम पढ़ाकर तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग से कोई प्रश्न पूछ दे कि प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या है, प्रसव के लिए मुख्य हार्मोन, प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या है, क्या बताओगे? प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या है? आंसर करो फटाफट फटाफट। मुख्य हार्मोन क्या है? प्रसव का मुख्य हार्मोन, जल्दी से आंसर करो, सारे बच्चे जानते हैं। प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या है? जल्दी से आंसर करो। प्रसव का नहीं, हम गर्भधारण का नहीं पूछ रहे हैं, प्रसव का पूछ रहे हैं। प्रसव कराने के लिए उत्तरदायी मुख्य हार्मोन का नाम क्या है? प्रसव कराने के लिए उत्तरदायी मुख्य हार्मोन अगर पूछ दे तो क्या बताओगे? ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। आंसर आपका क्या चला जाएगा? ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन घुमाता है बाबू, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा। प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। पूछ देगा गर्भ धारण के लिए, क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ दिया गर्भ धारण के लिए, गर्भ धारण के लिए मुख्य हार्मोन, मुख्य हार्मोन क्या है? क्या आंसर जाएगा? तब जाएगा प्रोजेस्टेरोन, तब जाएगा क्या? मुख्य हार्मोन। अगर पूछ दिया तो क्या जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। सबको दिखाई दे रहा है ना, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सबको दिखाई दे ही रहा होगा। गर्भधारण के लिए मुख्य हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन, प्रसव के लिए मुख्य हार्मोन, प्रसव का मुख्य हार्मोन क्या? ऑक्सीटोसिन। कहीं पर नोट कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत नहीं है? चलो हम मिटा रहे हैं। क्यों बोला जाता है प्रसव का मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव का मुख्य हार्मोन क्यों बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव का मुख्य हार्मोन क्यों बोला जाता है? इसको प्रसव का मुख्य हार्मोन क्यों बोला जाता है? इसी को क्यों बोलते हैं, दूसरे को क्यों नहीं बोलते हैं? इसी को क्यों प्रसव का मुख्य हार्मोन बोला जाता है, दूसरे को क्यों नहीं बोला जाता है? इस बात को समझिएगा, इसकी गहराइयों को समझिएगा, ये क्या मतलब, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एज ए मेडिकल स्टूडेंट ये क्यों जानना जरूरी है, इसको समझने पर फोकस करिएगा बेटा। देखो, प्रसव का मुख्य हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है कि मां से शिशु को बाहर कराने के लिए ये संकुचन तथा प्रकुंचन को करवाता है। संकुचन तथा प्रकुंचन को करवाता है। संकुचन भी करवाएगा और प्रकुंचन भी करवाएगा। कौन? ऑक्सीटोसिन। पहली बात, प्रसव हो जाने के बाद मां के स्तन से दूध को भी बाहर निकलवाता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। मां और शिशु, जैसे कि भ्रूण आप लोग देख रहे थे कि मां के गर्भाशय से कैसे अलग हो रहा था, भ्रूण का अम्बिलिकल कोड जो नाभि जो कैसे अलग हो रहा था, अभी आप लोग फिगर में देखे हैं, तो कैसे अलग होने के बाद भी मां से बेटे के संबंध को बनाए रखता है। उसीलिए इसको मतलब कि लव हार्मोन भी बोलते हैं। मां और बेटे के बीच में कैसे बॉन्डिंग को, कैसे एक बंधन को बनाए रखता है, इसलिए इसको लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन दोनों नाम से जाना जाता है। तो प्रसव के लिए मुख्यतः क्या चाहिए? प्रसव के लिए मुख्यतः जो चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन और शिशु धीरे 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 बाहर निकले मां के गर्भ से। तो कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन कराने के लिए, संकुचन, ये संकुचन कराता है। क्या कराता है? संकुचन कराता है, जिससे कि शिशु मां के, जिससे कि शिशु मां के गर्भ से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, निकल
जाता निकल जाता है। ठीक है, अपने से जो लिख कर पढ़ाने में मजा आता है बाबू, वो लिखा लिखाया पढ़ाने में नहीं आता है। ठीक है, इसमें एक नेचुरल फीलिंग होती है कि हम जो जानते हैं वही बच्चे को बता रहे हैं, हमको जो बताना है वही बच्चे को बता रहे हैं। और एक कोई पार्टिकुलर बुक से अगर जो व्यक्ति पढ़ाने लगे, एक लिखा लिखाया बात को जो व्यक्ति बताने लगे, तो उसमें एक अलग सा मतलब कि कंडीशन आता है कि जो चीज मतलब कि जो चीज की कोई जरूरत भी नहीं है उसको भी हमको बताना पड़ रहा है। जो एक ही चीज को जो बार बार 5 भागों में दिया हो उसको हम बताना पड़ जा रहा है। और इस तरह जो भी विशेष जानकारी होती है जो कि बच्चों को सुनने में और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, एक नेचुरल बोर्ड पे ही बताया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पर उसको हम लोग कोशिश तो हम लोग करते हैं कि बताएं, लेकिन उतना मजा नहीं आता है। ठीक है, देखो, गर्भधारण के लिए मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को क्यों बोलते हैं? गर्भधारण के लिए मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा नहीं हो जाएगी तब तक गर्भधारण का मतलब कि जो विशेष रूप है, जिस कंडीशन में भ्रूण काफी ज्यादा विकसित होता है, वो समय ही नहीं आएगा। यही है जो कि गर्भधारण कराने के लिए उत्तरदायी, इसलिए इसको गर्भधारण का मुख्य हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, कहां से स्रावित होता है बेटा? ये स्रावित कहां से होता है? जल्दी से कमेंट करो तो, कि प्रोजेस्टेरोन का स्राव कहां से होता है, जल्दी से कमेंट करिए तो हम देख रहे हैं। जल्दी से निक्की पांडे, प्रियंका वगैरह जो भी बच्चियां हैं, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, जल्दी से कमेंट करो, देर नहीं होना चाहिए। मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं, आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे खाना खाने चली गई है तुम लोग हैं? किसी को नहीं पता है? नहीं पता है तो नहीं बोलो, पता है तो बताओ जल्दी। अरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता था, क्लास में नहीं बताया था तुम लोग को बाबू? भूल रही है तुम लोग, धीरे धीरे लॉकडाउन का प्रभाव है तुम लोग पर। ये कहां से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन? कॉर्पस। अब तो याद आ ही गया होगा, हमको पता है। कॉर्पस लुटियम, याद आया? कॉर्पस लुटियम, अब याद आ गया जी? अब देखो, अब बोल रहे हाँ सर, कॉर्पस लुटियम नहीं पढ़ाए हैं कि कॉर्पस लुटियम स्रावित होता है? चलो, ये भी बताए थे कि कॉर्पस लुटियम बाद में किसमें बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। एल्बिकन्स भला बताओ, तुम लोग ऐसे करोगी तो कैसे होगा जी? कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स इसमें बदल जाता है। इससे कम स्रावित होता है, इससे ज्यादा स्रावित होता है। इससे स्रावित हो क्या होगा? कम होगा। और जब ये बड़ा बन जाएगा, ये फूल जैसा बन जाएगा, फ्लावर जैसा हो जाएगा। दोनों एक ही है, लेकिन ये जब फ्लावर ऐसा कंडीशन में लो, जैसे कि मान लो इस तरह का कंडीशन, फ्लावर जैसा कंडीशन बन जाएगा, ऐसे समझो। इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स। ये फ्लावर जैसा बन जाता है। और स्टार्टिंग के कंडीशन में कैसा दिखता था? तो स्टार्टिंग के कंडीशन में ऐसा 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 ऐसे कंडीशन में दिखता था। फिगर क्लास में बनवाए हुए पहले ऐसा दिखता था, लेकिन बाद में ये फ्लावर जैसा बन जाता है। अब इसको कॉर्पस लुटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। ठीक है, दोनों से क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ऊपर वाले से कम होता है, नीचे वाले से ज्यादा होता है। कॉर्पस लुटियम से कम होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स से ज्यादा होता है। जब कॉर्पस लुटियम कब बनते हैं? जबकि मां के गर्भाशय से अंडा बाहर निकलता है। मां के ओवरी से अंडा बाहर निकलता है। ओवरी से, अंडाशय से। ठीक है, गर्भाशय नहीं, अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है। चलो, लुटवाने का काम करता है बाहर प्रिंस राजा। क्या लुटवाने का? चलो मिटा दे बाबू। तुम लोग हीरा ना हो क्लास के, आप लोग हीरा है, जितना ही तरासे जाएंगे उतना ही बेहतर बनोगे आप लोग। और हीरो को तराशा बड़ा टफ तरीके से जाता है।
जितना ही बेहतर ढंग से उनको तराशा जाए उतना ही वो बेहतर बनेंगे। आज के नहीं तो भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ करोगे। अगर वास्तविक ढंग से जैसे मैं पढ़ाता हूं उसको पढ़ लो तो आज नहीं तो कल के तुम लोग भविष्य जरूर होगे। आगे देखो, आगे हम लोग इतना चीज को तो पढ़ लिए। अब देखो एक बात बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान समझिएगा। ये दो चीज तो हो गया ना। अब बताने जा रहे हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। देखो तो बाबू, रिलैक्सिन हार्मोन, सब लोग ध्यान समझिएगा। एक कमर वाला पार्ट, इसको हम लोग पेल्विक भाग बोलते हैं, इसको श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं। कमर का जितना भी भाग है क्या बोलते हैं? पेल्विक क्षेत्र बोलते हैं इसको। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लाइन पे बने रहो। देखो ये वाला जो रीजन है पूरा ना कमर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। तो पेल्विक गिर्डल वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा पेल्विस रीजन में, तो यहां पर दो, जैसे कि जिसमें ये तुम्हारा जांग वाला हड्डी आकर फंसा होता है, यहीं पर पेल्विस गिर्डल होता है। क्या होता है? पेल्विस गिर्डल। और दोनों जो पेल्विस गिर्डल वाला भाग है, दोनों दो पेल्विस गिर्डल एक साथ जाकर ऐसे, मतलब बीच में देखो काफी कम जगह है ना, दोनों मार्कर के आगे में देखो काफी कम जगह है ना, इनके बीच में काफी कम जगह बच रहा है। ये दोनों के बीच में यहाँ वाला, यहाँ पर देखो काफी कम जगह बच रहा है। तो दोनों के बीच में एक हल्का सा जगह होती है, हल्का सा जगह होती है। लेकिन शिशु को जन्म होते समय इसको हल्का सा बढ़ा दिया जाता है। पहले इतना रहेगा, सारे लोग ध्यान से देखो, पहले इतना है, फिर बाद में धीरे सा इसको आगे बढ़ा दिया गया, ताकि दोनों के बीच में शिशु को बाहर निकलने के लिए जगह हो जाए। इतना बात में सबको क्लियर है? और इसी भाग को, मतलब कि जैसे कि ऐसे समझिएगा, मान लो दो भाग है, दो भाग है, मैं उसका ओरिजिनल फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं केवल समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मान लो दो हमने ईंट ले लिया, दो ईंट ले लिया, दोनों ईंट के नीचे वाला भाग में देखो कम जगह बचा है, यहां पर कम जगह बचा है। और इसको मैं क्या कर दिया आगे, इस दोनों ईंट को जो कि कम जगह बचे हुए थे, ये दोनों ईंट के बीच में क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा जगह बढ़ा दिया, थोड़ा सा जगह बढ़ा दिया। देखो पहले कम जगह था, अब जगह ज्यादा बढ़ गया, यहां पर जगह ज्यादा बढ़ गया। और इसी में शिशु को ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना। यहां पर शिशु आकर फंस जा रहा था, यहां पर भ्रूण, यहां पर भ्रूण था जो आकर फंस जा रहा था, लेकिन यहां पर भ्रूण क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां पर भ्रूण बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि उसको नीचे निकलने के लिए जगह मिल गया। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, याद रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन का काम, इसको मिटा दे, इसको मिटा देना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसका एक नाम दिया जाता है क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद रखना, प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं? तो दो पेल्विस गिर्डल, इसका नाम क्या है एक का, पेल्विक, पेल्विक गिर्डल, गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिर्डल। और दो पेल्विक गिर्डल जहां पर जुड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के दूरी को बढ़ाने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे कि शिशु मां के गर्भ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जिससे कि शिशु मां के गर्भ से बाहर निकल जाए। ठीक है, जिससे कि शिशु मां के गर्भ से बाहर निकल जाए। किसी को दिक्कत नहीं है? इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं है? चलो, पहला नंबर तो ये करता है, दूसरा नंबर क्या करेगा भाई? तो हम लोग देख रहे थे कि गर्भाशय, गर्भाशय दीवार और अपरा दोनों अलग अलग हो रहा था, अपरा डिजोल्व हो जा रहा था। तो मान लो यहां पर कोई चीज गिरा रहे हैं, अपरा यहां से डिजोल्व हो रहा है, तो कुछ कोशिका
माँ के गर्भाशय दीवार की भी न क्षतिग्रस्त होगी, तो उसको रिलैक्स का मतलब जानते हो? रिलैक्स का मतलब एक ही इसका मीनिंग जानना, विश्रामावस्था में आ जाना। रिलैक्स का मीनिंग क्या होता है? विश्रामावस्था में आ जाना। तो जब भी ये विश्रामावस्था में आ जाएगा, तो क्या विश्रामावस्था में? तो विश्रामावस्था में लाने के लिए माँ से शिशु का जन्म हो रहा है, तो गर्भाशय दीवार को विश्राम मतलब इसके थकावट को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? रिलैक्सिंग हार्मोन का। तुम लोग एक चीज और देखा होगा कि शिशु का प्रसव होने के बाद, प्रसव हो जाने के बाद गांव की जो महिलाएं होती हैं, किसी न किसी को बॉडी मसाज करने के लिए या मालिश कराने के लिए बुलाती हैं। तो मालिश करने के लिए उन औरतों का जिनसे शिशु का जन्म हुआ है, तो उनको मसाज या मालिश करवाने के लिए बुलाया जाता है। तो किस लिए? उनको रिलैक्स में लाने के लिए, उनके शरीर को में जो दर्द है, उनके पेल्विक वाले भाग में जो दर्द है, श्रोणी क्षेत्र में जो दर्द है, उस दर्द को कम करने के लिए, और उसी के लिए रिलैक्सिन हार्मोन भी महिलाओं के शरीर में स्रावित होता है। किसी को दिक्कत है रिलैक्सिन हार्मोन में तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को दिक्कत हो रिलैक्सिन हार्मोन, सबको समझ में गया? रिलैक्स का मतलब विश्राम, रिलैक्स का मतलब क्या? विश्राम अवस्था में। तो महिलाओं के जो कमर वाले भाग में दर्द होता है, तो कमर वाले भाग में दर्द इसलिए है कि जो गर्भाशयी दीवार है वो भी अभी क्षतिग्रस्त है, अभी अभी उससे प्लासेंटा अलग हुआ है, तो उसको भी विश्राम प्रदान करती है कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। दूसरी नंबर कि शिशु को बाहर निकलने के लिए जगह प्रदान करती है कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। शिशु को मां के शरीर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा जगह प्रदान कराने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जैसे कि दो बच्चों में लड़ाई हो जाए, ध्यान समझना, दो बच्चों में लड़ाई हो जाए, तो एक लोग बीच में जाकर क्या करेगा? दोनों कहेगा, दोनों अरे यार कुछ नहीं हुआ है, दोनों रिलैक्स हो जाओ, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यही काम किसका है? रिलैक्स हार्मोन का। वाईफाई दिक्कत है? क्या डाले? क्या दिक्कत हो रहा है बाबा? चलिए, क्लियर है सब लोग को? चलो बेटा देखते हैं, इसको हम मिटा दें, मिटाकर इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आज का जो प्रसव वाला टॉपिक है, प्रसव वाले टॉपिक में सारे लोग को बात समझ में आ रही है ना? चलो, हम रिलैक्सिन हार्मोन के विषय में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यह पहला नंबर क्या करता है? तो गर्भाशयी दीवार को, गर्भाशय गर्भाशय गर्भाशयी दीवार किससे बना है? गर्भाशयी दीवार से मिलकर ही ना गर्भाशय बना है। गर्भाशय को विश्राम विश्राम प्रदान करता है, प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में वे भी कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त गर्भाशयी दीवार को, क्षतिग्रस्त गर्भाशयी दीवार को क्या करेगा बाबू? गर्भाशयी दीवार को, मान लो कोई दीवार क्षतिग्रस्त हो गया, कोई दीवार काफी क्षतिग्रस्त हो गया, काफी पुराना हो गया है, उससे मतलब कि प्लास्टर वगैरह गिर रहे हैं, तो फिर से उस पर क्या कर दिया जाए? प्लास्टर चढ़ा दिया जाए। तो क्षतिग्रस्त गर्भाशयी दीवार को पुनर्निर्माण करवाता है। किसी को दिक्कत नहीं है, पुनर्निर्माण करवाता है। तीसरा चीज कि शिशु को मां के शरीर से बाहर निकलने के लिए, मां के शरीर से बाहर निकलने के लिए, निकलने के लिए क्या करता है?
बाहर निकलने के लिए क्या करता है जी, बोलिए। मां के शरीर से शिशु को बाहर निकलने के लिए जगह प्रदान करता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, या ऐसे लिख लो जगह, जगह प्रदान कराता है, रास्ता देता है, प्रदान कराता है, या रास्ता प्रदान करता है, या रास्ता प्रदान कराता है। तुम देखते हो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तुम लोग का भी या जिसका भी जन्म हुआ है, उस कंडीशन में उस बच्चे की बड़ा वैल्यू होती है। जिसका जन्म होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। हम सारे लोग की जब भी जन्म हुई होगी तो मम्मी पापा के लिए सबसे ज्यादा प्रधानता उस छोटे से बच्चे के लिए होगा। उसको जो कुछ भी मतलब क्या क्या हम बोले, ठीक है, क्या चीज उसको खिला पिला दिया जाए, माँ बाप की हमेशा यही मतलब सोच होती है, कैसे उस बच्चा को क्या हम खिला पिला कर जल्दी से बड़ा कर दें। तो जो आता है वो सब डॉन की तरह आता है ना भाई। जो भी बच्चा प्रसव के दौरान बाहर निकलता है वो डॉन से कम नहीं होता है, ठीक है। उसको बराबर सभी लोग क्या किए रहेंगे, मतलब कि सारे लोग का निगाह उस बच्चे पर ही होता है, कोई उस बच्चा को दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो। तो रिलैक्सिन हार्मोन उस शिशु को आगे जैसे जैसे निकलता जाता है तो उसको रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री आगे चल रहा हो तो उसके आगे आगे मतलब बहुत सारी फोर्स वगैरह की गाड़ियां चलती हैं, क्या रास्ता को खाली कराया जाता है कि आगे से हटिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो वैसे ही कंडीशन में रिलैक्सिन हार्मोन शिशु को रास्ता प्रदान कराने का काम करता है कि भाई हट जाइए, फलाने व्यक्ति अब संसार में आने वाले हैं, वो माँ के गर्भ से अब संसारिक जीवनों को देखने वाले हैं। तो बच्चा आता है तो पहले ही इतना काफी संसार के दुख को देखकर, और लड़की सब तो, लड़का सब तो निष्ठुर होता है, वो सबको तो रोता भी नहीं है जल्दी। लड़की सब देखती है कि अरे बाप रे अब ससुराल में जाएंगे तो सासू माँ मारेगी, हो सकता है हस्बैंड भी गंजेड़ी नशेड़ी मवेली मिल जाए, ठीक है। उस कंडीशन में वो पहले ही रोती है, ठीक है। लड़की सब पहले ही रोती है, दुनिया के दुख को देखकर पहले ही रो देती है। वैसे ही तो रास्ता प्रदान कराने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है बेटा। रास्ता कौन प्रदान करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन। सारे लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है ना। दीवान अरबाज खान को अच्छा से आ रहा है, चलो। और ठीक है बाबू, ठीक ठीक ठीक, सभी लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आए तो ये लिखकर भेज दिया करो, हम समझ जाएंगे, ठीक है। AIS लिखकर भेज दिया करोगे, हम समझ जाएंगे कि आप लोग को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा कोशिश भी यही है कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि शिशु को बाहर निकलने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन का कैसा काम होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उसको रास्ता प्रदान करता है। उसको रास्ता प्रदान करने का काम करता है कि शिशु बाहर निकल जाए, माँ के गर्भ से शिशु बाहर निकले, ठीक है। हम लोग का टाइम भी हो ही चुका है, 10 हो गया, 10 मिनट हम लोग ज्यादा ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग क्लास को पोस्टपोन कर रहे हैं, और कल के भी क्लास इसी टाइम पर होंगे आप लोगों का, ठीक है। धन्यवाद।